भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के पास पति पत्नी के बीच घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भवनाथपुर के रहने वाले राहुल कुमार अपनी पत्नी मीरा और नवजात बच्चे को लेकर कार से अपने घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पत्नी चलती कार का दरवाजा खोलकर उतरने का प्रयास करने लगी, जिसके बाद पति ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही मीरा बच्चे को लेकर गाड़ी से उतरकर भागने लगी। पति जबरदस्ती पत्नी और बच्चे को गाड़ी में बैठाकर ले जाने की मिन्नत पत्नी से करने लगा, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं हुई। सड़क पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलने लगा। पत्नी का कहना था कि उसे एक दिन पहले ही लड़का हुआ है, लेकिन ससुराल पक्ष के द्वारा 9 माह तक उसे ना तो सास से कोई मदद मिली और न ही ससुराल वालों ने। इसी को लेकर वो काफी गुस्से में थी। इस दौरान काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। जबकि वहाँ पे हर चीज का सुविधा है। हमको नहीं बोले रिचार्ज नहीं बोले कि हाँ हमको मालूम है, इनको बोले कि जा रहे हैं, बोले ठीक है। अभी भी बात हुआ है। अच्छा अब कहाँ ले जाना है आप बोलिएगा ना, हमको कि हम वहाँ जा रहे हैं, बोलिए कि जा रहे हैं, आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। हम यहाँ से रिटर्न घूमने गई था, तब हम कहाँ ले जा रहे हैं। लड़का है कि लड़की है? लड़का है। कब हुआ? परसों रात 7 तारीख रात। जबरदस्ती ले जा रहे हैं? जबरदस्ती ले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मीरा कुमारी। कहाँ का? मेरा घर भवनाथपुर हुआ। पत्नी से दिक्कत ये? पत्नी से हमको कोई दिक्कत नहीं, बस चाहती है कि हम बहाना बनोई के यहाँ रहे। अपने बहन? हाँ। आप कहाँ ले जाना? हम अपना मम्मी है यहाँ पे, हाँ। भाई और भाभी भी है। नहीं जा रही है? नहीं जा रही है। रास्ता में उतर गई? बस यहीं उतर गई है। क्या नाम? भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के कैंप जेल के समीप देर शाम कार और मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, वहीं मोटरसाइकिल के परकच्छे उड़ गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गैरेज से ट्रायल के लिए कार मिस्त्री कार लेकर 0 माइल थाना की ओर से जा रहा था, जबकि तिलकामांझी थाना की ओर से तेज गति से आ रही बुलेट मोटरसाइकिल ने सामने से कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार धू धू कर जल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कार सवार लोग बाल बाल बच गए, जबकि मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। घायल की पहचान पूर्णिया के विशाल पांडे के रूप में हुई है, जो भागलपुर में रहकर इंटर की पढ़ाई करता है। हम आए थे बादल गैरेज में गाड़ी ठीक कराने 11 बजे सुबह में। मिस्त्री अभी ट्रायल में निकला था, तो उसके बाद जो है वहाँ से सब मिस्त्री दौड़ा के मेरे गाड़ी में आग लग गई है। तब हम लोग आए दौड़ के। हम देखे तो मेरी गाड़ी में आग लगी हुई है। मेरे को इस सब बारे में जानकारी नहीं। कौन लेके गया था? मिस्त्री ट्रायल में आया था। मिस्त्री ट्रायल में? हाँ। किस गाड़ी की? टाटा टियागो। तो कार आपकी है? जी हाँ। क्या हुआ है कार में? कार में आग लग गई है। जल गई? कैसे हुआ था, आपसे कुछ पता चला? जी इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। कौन मिस्त्री के यहाँ दिए थे गाड़ी? ये बादल गैरेज में। मेरा नाम बम भोले हुआ। वो लोग कहाँ है पता चला? वो लोग नहीं पता नहीं चल रहा है। व्हील अलाइनमेंट मिला करके टेस्ट ड्राइव निकले हुए थे। इधर सामने से बुलेट आई, सीधे कार में लगा। बहस होने से पहले, जैसे बहस होता बुलेट वाला बहस करते, बहस होने के पहले ही जैसे ही कार वाला गेट खोल रहा तब तक देखा कार में आग लग चुकी थी। बुलेट से टकराई थी? हाँ बुलेट से टकराई। कार में कितने आदमी? आमने से 3 आदमी थे? हाँ। तीनों निकल गए थे? निकल गए तीनों। तेज आ रही थी दोनों क्या? नहीं, बुलेट में स्पीड था। बुलेट में स्पीड। बुलेट किधर से आ रही थी? बुलेट इधर से जो सामने मारा है, सामने से मारा है। क्या सूचना मिली? आग का सूचना मिला कि से गाड़ी में आग लगी हुई है। उसके बाद हम लोग सूचना पा करके और पहुंचे और पूरी रात्रि से बुझा दिया, आग पर काबू पा लिए। किस तरह से आप लोग? किस तरह से? उसमें फायर की गाड़ी आई थी? 2 गाड़ी। कितनी देर लगे बुझाने? बुझाने में कितना मुश्किल से 25-30 मिनट बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हाँ, मुश्किल के साथ पूर्ण रूप में बुझा दी गई। किसी तरह की हताहत? कोई हताहत नहीं है।
भागलपुर के ऐतिहासिक कुप्पा घाट में 10 फरवरी को भव्य लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सौंदर्यीकृत सदगुरु निवास का लोकार्पण किया जाएगा। कुप्पा घाट परिसर सज धज कर तैयार हो चुका है। गौरतलब हो कि कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज होंगे। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के योग गुरु स्वामी रामदेव और श्री महावीर स्थान न्यास समिति पटना के आचार्य किशोर कुणाल की उपस्थिति रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारी कर ली गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर Z+ सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के तहत पूरी तैयारी कर ली गई है। लोकार्पण कार्यक्रम 11 बजे दिन में सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की जीवन पर आधारित फीचर फिल्म के पोस्टर का अनावरण किया जाएगा। फिर सभी गण्यमान्य लोगों का स्वागत एवं संबोधन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा महर्षि मेहियाश्रम कुप्पा घाट भागलपुर द्वारा कुप्पा घाट परिसर में आयोजित की जा रही है। नहीं, वो तो जो आदेश निकल गया है हम लोगों के स्तर से, DM और SSP का जो एक ऑर्डर निकलता है और SDO DSP ने भी प्रतिनियुक्ति कर दी है। Z+ कैटेगरी के हिसाब से जो अनुमान्य सुरक्षा होती है वो पुलिस मुख्यालय और पुलिस विभाग के सारे कर्मी पदाधिकारी उसको इंश्योर कराएंगे। मुख्य कार्यक्रम गुरु निवास के सौंदर्यीकृत बिल्डिंग का लोकार्पण समारोह है। उनका लोकार्पण किया जाएगा पूज्य आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के द्वारा और मुख्य अतिथि हमारे पूज्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, आचार्य किशोर कुणाल जी और भी अन्य विशिष्ट अतिथि लोग रहेंगे। सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए? सुरक्षा के इंतजाम बड़े चाक चौबंद हैं। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था जो है, यहाँ के प्रशासन बहुत मुस्तैद है। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि केंद्रीय पुलिस बल के जवान और भी कई सादे लिबास में जो पुलिस बल के जवान हैं और बिहार पुलिस की यहाँ जो है पूरी टुकड़ी जो है यहाँ कैंप कर रही है। यह पूरा आश्रम जो है उन्हीं लोगों के सुरक्षा घेरे में है। मोहन भागवत जी का मिनट टू मिनट कैसा क्या कार्यक्रम है? मिनट टू मिनट का कार्यक्रम जो है मूल रूप से मिनट टू मिनट का कार्यक्रम जो है उनका लोकार्पण समारोह है। फिर गुफा का दर्शन करेंगे। हमारे यहाँ जो भव्य गुफा है ऐतिहासिक, जिसमें हमारे गुरु महाराज तपस्या किए थे, ध्यान साधना किए थे, और उस गुफा के दर्शन के बाद हमारे पश्चिमी द्वार पर बौद्ध कालीन एक शिलालेख है, उनका भी अवलोकन करेंगे। फिर गो पूजन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद फिर गुरु महाराज के समाधि मंदिर पर, पूज्य महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के समाधि मंदिर पर वो पुष्पांजलि करेंगे। और फिर जो है वो हमारे सत्संग प्रसाल में गुरु महाराज के जीवन और दर्शन पर एक फीचर फिल्म बनने के प्रोसेस में है। उसके एल्बम का अनावरण होगा, उसके पोस्टर का अनावरण होगा और जो है फिर उनका स्वागत होगा और उनका उद्बोधन होगा। यही कार्यक्रम है। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। समाधान यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचने वाले हैं। भागलपुर में वृद्ध आश्रय स्थल, खेल भवन सहित कई नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व भागलपुर की जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने वृद्ध आश्रय स्थल सहित सभी नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि मुख्यमंत्री का जिले में कई कार्यक्रम निर्धारित है, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात किए गए हैं। तरह की तैयारियां सब अंतिम चरण में है। जो फिनिशिंग टच देना होता है उसमें विभाग के अभियंता सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं और 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का यहीं जो स्पिनिंग मिल का परिसर है, इसी के परिसर में हेलीपैड हम लोगों ने बनाया है, वहीं आगमन होगा और उसके बाद बृहद आश्रय स्थल का यहाँ उद्घाटन है। और इसके अतिरिक्त जो नया सर्किट हाउस हम लोगों का बना है या जो खेल भवन है उसका भी उद्घाटन है। इस बिल्डिंग के छत का उपयोग करते हुए हम लोगों ने जो है सोलर प्लेट लगाया है, जिसकी कुल क्षमता भविष्य में बढ़ करके 100 किलोवाट होगी। आगे आने वाले कुछ दिनों में हम लोग उसको भी इंस्टॉल करा देंगे। अभी 19 किलोवाट का लग गया है, उसका उद्घाटन भी होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जीविका, कृषि विभाग, फिशरीज, इन सभी विभागों के जो स्टॉल्स हैं, जो अच्छा कार्य हुआ उनको देखेंगे और कुछ चेक वगैरह जो जीविका दीदियों को देना होता है या लाभुकों को, वो देने का कार्यक्रम होगा। इस परिसर का भ्रमण करेंगे
और फिर जो इसी कंपाउंड में स्पिनिंग मिल के परिसर में जो सिपेट जो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बन रहा है, जिसमें राज्य सरकार ने लगभग 22 करोड़ रुपए की राशि और ज़मीन दी है भवन और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी जा सकते हैं। संभावित है कि उसका भी भ्रमण हो और वहाँ उद्योग विभाग के कुछ स्टॉल, जो नवप्रवर्तन योजना है या जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा उद्यमी योजना वगैरह शुरू की है, उसमें जो अच्छा काम हुआ है तो उसके कुछ स्टॉल वहाँ रहेंगे। और उसके बाद जो अभी तक के हिसाब से है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को समीक्षा भवन में जो है मीटिंग में जाना है, कलेक्ट्रेट में। वहाँ मीटिंग के बाद फिर एयरपोर्ट से जो है वो जमुई ज़िले के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अभी तक अब चूँकि समय का अभाव हो रहा है तो 2 लोकेशन यहाँ हो जा रहा है, एक आश्रय स्थल और एक सिपेट में। तो यहीं पर जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, विभिन्न संगठनों के लोग हैं, अगर वो मतलब वो सभी लोग आमंत्रित हैं, आते हैं, तो वो लोग आकर के यहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और यहीं माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोगों की बात सुन करके फिर जो ये उद्घाटन वाला कार्यक्रम होगा उसके बाद फिर मीटिंग के लिए प्रस्ताव करेंगे। बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहद्दीनगर मोहल्ले में देर रात स्वर्ण व्यवसायी अरविंद पोद्दार के घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें सोने और चांदी के जेवरात चोरों ने चुरा लिए, जिसकी कीमत 3 लाख रुपये बताई जा रही है। व्यवसायी का कहना है कि कल शाम पति पत्नी अपने परिजन के यहाँ गए हुए थे। आज सुबह पड़ोसियों को द्वारा सूचना दी गई कि घर का ताला टूटा हुआ है, जिस पर ये लोग यहाँ पहुंचे। अलमारी सहित दीवान और घर के सारे सामान अस्त व्यस्त दिखे। चोरों के द्वारा सोने और चांदी के आभूषण के साथ साथ जमीन के कागजात और बैंक के दस्तावेज चोरी कर चोर फरार हो गए हैं। मामले की सूचना व्यवसायी ने थाने को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मेरे यहाँ घर कल चोरी हो गया। हम लोग मुंदी चक गए हुए थे काम से, तो फिर आज 11 बजे करीब यहाँ आए तो घर में देखे ताला वगैरह सब टूटा हुआ था। घर में मेरा जेवर उवर था, हम चांदी का काम करते थे घर में। मेरा 2 किलो चांदी लेके चला गया। मेरा परिवार का 30 ग्राम गोल्ड का जेवर था, सब कुछ गोदरेज से तोड़ के चला गया। जमीन का पेपर वगैरह सब चला गया और फिर बैंक का भी मेरा 1-2 पासबुक वगैरह था, सब ले गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 11 फरवरी को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव अपर जिला न्यायाधीश लोक सूचना पदाधिकारी ज्योति कुमारी ने बताया कि इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। भागलपुर में 17, नौगछिया में 7 व कहलगांव में 3 बेंच बनाए गए हैं। गौरतलब हो कि 2023 का यह पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि पिछली बार से ज्यादा केस का निष्पादन इस बार करने की पहल की जा रही है, जिसको लेकर सभी विभागों के अधिकारियों से वार्ता हो गई है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चंपा नदी भागलपुर सहित पूरे अंग प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और ऐतिहासिक विरासत रही है। इसके बिना भागलपुर शहर की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज से 50-60 वर्ष पूर्व जब चंपा नदी कलकल करती बहती थी तो इसके पोषक क्षेत्र के लोग खुशहाल थे। भूगर्भ में पर्याप्त पानी था। 1970 के दौर तक चंपा नदी अपने मूल रूप में प्रवाहित होती थी। उस समय यह नदी समुद्र तल से 40 मीटर ऊंचाई पर भागलपुर में बहती थी, जो उत्तर पूर्व दिशा में चंपानगर के पास गंगा में मिलती थी। चंपा नदी एक समय सिंचाई का प्रमुख केंद्र भी हुआ करता था, जिससे सैकड़ों गाँव किसान अपने अपने खेतों में सिंचाई कर फसल का उत्पादन करते थे। लेकिन यह नदी अब नाले में तब्दील हो गई है। साथ ही आसपास के सिल्क कारोबारियों के द्वारा सिल्क का कपड़ा तैयार करने में प्रयोग में लाए जाने वाले केमिकल को चंपा नदी में प्रवाहित किए जाने से इस नदी का पानी काफी दूषित हो गया है। यह फसलों के लिए घातक तो है ही, स्वास्थ्य के लिए भी यह जानलेवा साबित हो रहा है। इसको लेकर युवा वर्ग में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और वे लोग इसे प्रशासनिक उदासीनता का जीता जागता उदाहरण बता रहे हैं। हम आपको बता दें, कुछ वर्ष पहले तक चंपा नदी के पश्चिम और दक्षिण में गंगा, चीर, चानन और बड़ुआ नदियों के पानी का समावेश होता था। यही मुख्य कारण है कि भागलपुर का कतरनी चावल और जर्दालू आम की खुशबू पूरे दुनिया में विख्यात है। हम आपको बता दें, चंपा नदी में पहले जहाज चला करते थे। कोलकाता जाने का जल मार्ग चंपा से होकर ही गुजरता था। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत आए थे। वे चंपा नदी के आसपास की समृद्धि से खासा प्रभावित हुए थे। ईंट से निर्मित 24 फीट ऊंची चंपा की दीवार और 4 सुरक्षा मीनार का उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है। नदी के किनारे सभी धर्मों के मंदिर, मजार और चर्च आज भी अवस्थित हैं।
चंपा की धारा से होकर ही सती बिहुला अपने मृत पति बाला के जीवन को वापस लाने के लिए स्वर्गलोक पहुंची थी। दानवीर कर्ण चंपा नदी में प्रत्येक दिन स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देते थे। चानन में बालू उत्खनन के कारण नदी की धार मृत प्राय हो गई है, जबकि चानन धारा अभी भी जीवित है। चंपा को फिर से जीवित किया जा सकता है। जल जीवन हरियाली की सार्थकता चंपा नदी को जीवित किए बिना अधूरी ही मानी जाएगी। पहले इसे चंपा नदी के नाम से ही जानते थे, क्योंकि ये बिहुला बिसरी और चांदो सौदागर अंग्रेज के समय के हिसाब से ये जुड़ा हुआ नदी का नाम है चंपा नदी। तो पहले इसे चंपा नदी ही कहते थे। समय बदलता चला गया, जिस कारण से लोग इसे चंपा नाला कहने लगे। चंपा नाला क्यों कहने लगे? क्योंकि यहाँ के जो व्यवसायी है, जो यहाँ का काम धंधा है, तो उसका जितना भी पानी आता है, केमिकल्स आता है, सब ये नदी में आने लगा। और जितने भी कूड़े करकट हैं जो शहर के होने लगे हैं, तो सभी इस नदी में आने लगे, जिस कारण से इसे चंपा नदी को बदल के चंपा नाला कर दिया गया। तो अभी कंडीशन ये है कि इसका पानी पूरा ख़राब हो चुका है और ये पूर्ण रूपेण नाला में तब्दील हो चुका है। अभी आप कंडीशन देख रहे हैं कि साल में समझिए कि अगर बाढ़ आ गया तो ये एक तरह से विकराल रूप ले लेती है नदी के द्वारा। यानी इसे देखा जा सकता है जब बाढ़ आती है तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा नदी जो है, नदी में समझिए कि तब्दील हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर ये नाला का रूप ले लेती है, पूरा नाले में तब्दील। जी जी जी। सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही? सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। मेरा जन्म जब से हुआ है तब से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है। साफ पानी अगर होता था तो फिर सिंचाई में जो है इसी के में मोटर का पाइप लगा के खींच के पानी खेतों में दिया जाता था। अब ये नदी नाले में बदल गई है, जिस कारण जो लोगों को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग तो देखते हैं अक्सर यहाँ पर जितना भी सिंचाई उद्योग रहे, जितने किसान लोग हैं, तो पानी के लिए मोटर के पाइप बहुत दूर दूर से लेकर आते हैं। उनको बहुत कॉस्ट पड़ जाता है, किसी से दूसरे से लेना पड़ता है। पहले इसी से पानी यूज करते थे? हाँ, पहले इसी से पानी यूज़ करते थे। यहाँ पाइप लगाया, मोटर लगाया, नदी के किनारे में खेत है, तुरंत पहुँच जाता था। अब बहुत लंबी लंबी पाइपें लाता है अपना बीच से, कहीं से, जहाँ पे इनका वो है। नदी था तो अच्छा था, अब नाला बन गया, खराब हो रहा है। क्या बहुत खराब हो रहा है। क्या? आप तो जानते ही हैं, नदी गंदा हो गया, नाला बन गया है, मच्छर गंदगी ये सब जो फैलने के कारण, तो आप जान ही रहे कारण कितना है बीमारियों का। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के थाने से सटी लंबी दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। गिरने के क्रम में दीवार वहां पर खड़ी एक ई रिक्शा पर ही गिर गई, जिससे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पास में ही जेसीबी से मिट्टी की खुदाई की जा रही थी, जिससे दीवार कमजोर हो गया था और अचानक भरभरा कर गिर गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। घटना के बाद काफी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है, जिसे पुलिस के द्वारा खाली कराया गया। कैसा गिर लो दीवार? अंदर में काम हो रहा था, जेसीबी चल रहा था। हाँ, जो नीचे से कटवाई थी, हाँ, उसी में से कोई घटना, कोई लोग? टोटो दबाया है। कहाँ पे घटना हुई है? अच्छा, कब हुई थी? कब हुई थी? बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।